भारत विकास परिषद के अध्यक्ष श्री सीए कोठारी जी, सचिव श्री तुलसी सोनी जी, कोषाध्यक्ष सीए हर्ष जैन साहब और इस हॉल और इस होटल के पहले ऐसे मालिक जो मुझसे मिले और मुझसे मिलने के 2 मिनट बाद उन्होंने कहा कि मेरे होटल में भाईजान के लिए खाना नहीं बनता है। धन्यवाद। आपके शहर की महापौर श्रीमती अलका वाघमरे जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी, गणमान्य नागरिकों, महिलाओं, बहनों और बेटियों, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष श्री ब्रजेश तिवारी जी, सभी उनका नाम हो गया। अभी आप सबने जय श्री राम का उद्घोष किया। आप सब जानते हैं कि मैं कहाँ पैदा हुआ, इसलिए शायद मेरी अप्रोच कुछ दूसरे तरीके की है। जय श्री राम का उद्घोष अच्छा है, कई सालों से आपने उस को खूब लगाया और जय श्री राम जी का मंदिर बन गया है। मैं जिस तरीके से सोचता हूं उसमें बात यह है कि जब तक कोई मिशन पूरा ना हो तब तक उसकी चर्चा किसी न किसी प्रकार से होती रहनी चाहिए, और जब मिशन पूरा हो चुका हो तो जो दूसरा मिशन शुरू हो गया है चर्चा उसकी होनी चाहिए, ताकि जनमानस को बार बार वो रिमाइंड करे। इसलिए जय श्री राम की जगह अब जब तक बनारस में जो ज्ञानव्यापी नाम की एक फ्रॉड है उसकी जगह जहां असली शिवलिंग है जो 90 फीट गहरा है, तब तक हमें अपनी बोलचाल में हर हर महादेव कहना चाहिए। क्योंकि ये जो आवाज आपकी सामूहिक निकलती है, ये आवाज जब हर चौराहे पे, हर सड़कों पे निकलेगी तो जो कुछ अयोध्या में हुआ है वैसा ही कुछ बनारस में हो जाएगा। एक शिकायत नहीं है मेरी, जो लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हों, मुझे 2 दिन से अपने बीच रखा हो, उनसे शिकायत नहीं है मेरी। एक छोटा सा निवेदन है कि हम में से सब लोगों को सार्वजनिक मंचों से जब भी कोई बात कहनी हो तो उस तथ्य को बहुत गहराई में पहले पढ़ें और फिर उसको रिपीट करें। मुझे थोड़ा सा चिंता हुई कि कोई 11 साल के सफर में भारत विकास परिषद का करीब 21वां या 22वां फंक्शन अटेंड कर रहा हूं, और कुछ चीजों को मैं जानबूझ कर रिपीट करता हूं, इसलिए कि वो मेरा मैसेज देने का एक तरीका होता है। आपके मंच से वंदे मातरम का गान किया गया। मैं इस विषय को पिछले 10 साल से उठा रहा हूं। ये जो वंदे मातरम की आपने 4 पंक्तियां गाई, आने वाले बच्चों से भले ही आपका संपर्क होगा कि नहीं होगा, वो इसको जानते हैं नहीं जानते हैं, इस तथ्य को करीब करीब हर सभा में बोलता हूं जहां वंदे मातरम का उद्घोष होता है।
ये जो आपने वंदे मातरम गाया है, ये अधूरा वंदे मातरम है। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 1937 में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, तब देश में मुसलमानों ने एक सवाल उठाया था, और वो आम जनता का सवाल नहीं था, मुसलमानों के धार्मिक मजहबी लीडरों का सवाल था, पॉलिटिकल पार्टीज में अलग अलग में मुसलमान थे, उनका सवाल था। और उनका कहना यह था कि वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, क्योंकि इस्लाम में यह कहा गया है कि वो अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। तो उस जमाने के कांग्रेस के लीडर्स ने मिलकर के एक समझौता हुआ, और यह हुआ कि अब से वंदे मातरम की सिर्फ 4 पंक्तियां गाई जाएंगी। ये एक 1937 की घटना है, इसलिए उस समय देश गुलामी में था। लेकिन एक दूसरा बहुत बड़ा सच है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हुई है। मैं उसको इसलिए रखता हूं कि मेरे लिए किसी पार्टी ने क्या समझौता किया, किसी संगठन ने क्या किया, कि संगठन और पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, राष्ट्र कभी नहीं बिगड़ता है। इसलिए 1947 में जब हमारे फूल वाले चचा, जब उन्होंने ये कहा कि कल संसद के अंदर स्वाधीनता की घोषणा की जाएगी, तो ये बात वो सरदार पटेल से कह रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि संसद में वंदे मातरम गाया जाए। समय कम था, सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई। सरदार पटेल साहब उस जमाने आज जैसे संचार क्रांति नहीं थी। गृह मंत्री के ऑफिस से एक फोन गया बॉम्बे के एक बहुत बड़े संगीतकार के यहाँ। पता चला कि वो मुंबई में नहीं है, मद्रास में है, और रात भर वो एक्सरसाइज चली कि कैसे उनसे संपर्क साधा जाए। कोई 2 बजे मद्रास से फोन आया गृह मंत्री के ऑफिस में कि गृह मंत्री बात करना चाहते थे, और जिस संगीतकार को वो ढूंढ रहे थे वो आपसे बात करना चाहते हैं। रात के कोई 2 बजे के आसपास उन संगीतकार ने सरदार पटेल से बात की, और जब हमारे यहां बौनों को बड़ा कर दिया जाए तो महान लोगों के बारे में लोग भूल जाते हैं। हम बौनों की चिंता और बौनों के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि एक ऐसा भी संगीतकार था इस देश में जिसने वंदे मातरम गाने के लिए शर्त रखी थी। अब इससे उस समय के लोगों का कद पता चलता है, उनका इस राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट का पता चलता है। जब फोन पे सरदार पटेल ने बात की तो उस समय देश के सबसे प्रख्यात संगीतकार पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने सरदार पटेल से बात की। सरदार पटेल ने कहा कि सरकार चाहती है कि कल आप जब आजादी की घोषणा हो तो आप संसद में वंदे मातरम गाएं। तो उन्होंने कहा मैं गाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आजकल कोई शायद होता तो 3 MP की टिकट, 2 MLA की टिकट ये जरूर मांगता, लेकिन पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने बिना किसी झिझक के सरदार पटेल से कहा कि मेरी एक शर्त है, और वो शर्त पूरी करेंगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। सरदार पटेल उससे पूछा कि आप बताइए। उन्होंने कहा कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। उनकी शर्त को मानते हुए रात में यहां से हेलीकॉप्टर गया, मद्रास से पंडित ओमकार नाथ ठाकुर साहब को लाया गया,
और ऐसे ही जो आप आज की संसद देखते हैं, जो अब तो नहीं बन रही है, ऐसे ही उसमें ऊपर थे, उसमें सब बैठे हुए थे। तो हमारे चचा ने आजादी की स्पीच दी, आप सबको पता है। मैंने बड़ी रिसर्च की कि आखिर जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी में क्यों दी स्पीच। तो कुछ लोग बोले उस समय लोग हिंदी नहीं जानते थे। अब उन्होंने अपनी स्पीच दी, वो कहां किसके लिए दे रहे थे वो एक गलत विषय है। और जब पंडित नेहरू आके मंच पर बैठे तो सरदार पटेल की तरफ इशारा किया और सरदार पटेल ने उन संगीतकार को ऊपर भेजा। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने पूरा वंदे मातरम संसद में गाया और दूसरे दिन ऑल इंडिया रेडियो से 10 बजे उसको दोहराया गया। मेरा आपसे निवेदन संवैधानिक है, आजाद भारत की संसद में जब पूरा वंदे मातरम गाया गया तो सवाल यह है कि वो कौन सी ताकतें थी कि पिछले 70 सालों से आज भी वंदे मातरम संसद में अधूरा गाया जाता है। इसलिए ये कोई सरकार का फंक्शन नहीं है, यहाँ कोई बाध्यता नहीं है, ये भारत विकास परिषद का कार्यक्रम है और भारत विकास परिषद की मां का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसलिए कम से कम ऐसे कार्यक्रमों के अंदर पूरा वंदे मातरम गाएं ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि हम 15 अगस्त 1947 को पैदा नहीं हुए हैं। और वो पूरा वंदे मातरम आप गा सकते हैं। उस मुहिम को लेकर के मैं बहुत समय से काम कर रहा हूँ। लता मंगेशकर जी जीवित थी, उनसे भी बात हुई और अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मनोज कुमार जी की देहांत हो गया। उन्होंने इसमें मेरी बड़ी मदद की है और मैं इस कैंपेन को तथ्यों पे चला रहा हूँ, ये कोई मेरा पर्सनल एजेंडा नहीं है। क्योंकि आज जब आप पूरा वंदे मातरम गाएंगे तो भारत की जो तस्वीर है वो समझ में आएगी। और ये जो जन गण मन लिखा गया है, आज तक मुझे ये पता नहीं चला कि जब ये लिखा गया था तो भारत भाग्य विधाता कौन था, लेकिन आज भी चल रहा है भारत भाग्य विधाता। तो जब लिखा गया था तब तो 47 था नहीं, ये तो पहले लिखा गया था। तो किसको भारत का भाग्य विधाता बताया गया वो हमें पता नहीं चला। लिहाजा जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम हो तो पूरा वंदे मातरम गाएं या न गाएं, गाएं तो पूरा गाएं। अब आते हैं असली बात पे। इस कार्यक्रम को एक लंबे समय से इसका इंतजार था। छत्तीसगढ़ में मैं शायद किसी को नहीं जानता था, कई बार आया भी और चला भी गया। लेकिन अभी 4-5 महीने पहले जो हमारी टीम के साथी हैं जो बनारस में हैं, वो भी सीए सतीश जैन साहब हैं, उन्हीं के परिवार से यहाँ उमेश जी हैं जो इस छत्तीसगढ़ का मुझे चारों तरफ घुमाते हैं। मेरी पहली विनती आपसे है, जिस शब्द को आप नहीं जानते उस शब्द का इस्तेमाल न करें। सब कर रहे हैं, अब सब मूर्ख हैं तो उसमें मत खड़े हुए। इसलिए सभा शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि अभी 2 दिन पहले जो एक बहुत ही दुख भरी हृदय विदारक घटना घटी है, उसमें कोई 300 से आसपास सनातनी हिंदू मारे गए हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि ये राष्ट्र का फंक्शन है, कोई सरकारी फंक्शन नहीं है। सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी मैं इसको नहीं जानता। आप सब लोग 2 मिनट के लिए उस हवाई क्रैश में मारे गए भारतीयों की याद में मौन रखें।
धन्यवाद। एक आपके सामने कुछ ऐसी तारीखें, कुछ ऐसी घटनाएं रखना चाहता हूं। नतीजे पे आपको पहुंचना है, मैं कंक्लूजन नहीं बताऊंगा। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, उस पर बड़ी लंबी लंबी चर्चा करते हैं, बड़ा समय लगाते हैं और महीनों उन चर्चाओं के ऊपर अलग अलग तरीके से लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। मैं कुछ घटनाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। निष्कर्ष पे आप पहुंचिए, मैं पहुंच चुका हूं, और इसको बताने के बाद फिर मैं अपनी बात बताऊंगा। 25 फरवरी 1968, वैसे कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी कि इसकी याद रखा जाए, लेकिन मुझे अपनी बात को किसी अंजाम तक ले जाना है, इसलिए मैं इस दिन की डेट की बात कर रहा हूं। 25 फरवरी 1968 में राजीव गांधी की शादी हुई थी और 19 जून 1970 को विलक्षण प्रतिभा का एक ऐसा वैज्ञानिक जो आलू से सोना बनाता है, उसका जन्म था। 12 जनवरी 1972 को उस परिवार में एक बेटी पैदा हुई जो 40 साल के बाद सिर्फ 2 ही बातें कहती है कि उसकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, उसके बाल इंदिरा गांधी से मिलते हैं, फिरोज गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 23 फरवरी 1974 संजय गांधी की शादी होती है और 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी का जन्म होता है। यहां तक तो अपनी बात कहने के लिए मुझे ये रखना था, लेकिन इन घटनाओं को जोड़िएगा, मैं 1000 बार जोड़ चुका हूं, और ये कोई ऐसी नहीं कि ज्यादातर जो मुझसे उम्र में बड़े होंगे उनको भी होगा और मेरे कंटेम्परेरी लोग हैं उनको भी अंदाजा होगा। 23 जून 1980 को संजय गांधी दिल्ली के सफदरजंग फ्लाई क्लब में रोज की तरह उड़ान भरने गए और उनका प्लेन उड़ने के 5 मिनट बाद गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। हिंदुस्तान की, भारत की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी, उनके घर में एक बेटे की इस तरीके से दुर्घटना में मौत हो जाए, आज तक उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। 28 मार्च, अब आप घटना को कनेक्ट करेंगे, 28 मार्च 1982 को संजय गांधी इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज थे और एक सफदरजंग के अंदर जब राजीव गांधी भारत आए थे तब से वो वहीं रह रहे थे। 28 मार्च 1982 को मेनका गांधी, जो संजय गांधी की पत्नी है और जो उनका बेटा था 1.5 साल का वरुण, क्यों और कैसे उन दोनों लोगों को इंदिरा गांधी के घर से धक्के मार के निकाल करके उनका सारा सामान सड़क पे फेंक दिया था। 31 अक्टूबर 1984 को एक सफदरजंग, जो प्रधानमंत्री का पुराना कार्यालय है, उस कार्यालय के बीच में सिर्फ एक रोड आती है और दूसरी तरफ उनका घर है। एक विदेशी टेलीविजन श्रीमती इंदिरा गांधी का इंटरव्यू लेने आया। अब आज तक किसी ने कोई इस बात का जवाब नहीं दिया कि जो टाइमिंग उनके इंटरव्यू की फिक्स थी, आखिर किसने एक सफदरजंग प्रधानमंत्री के निवास से ऑफिस पर टेलीफोन करके ये कहा कि मैडम 15 मिनट लेट आएगी,
और मैडम 15 मिनट लेट गई और उनकी हत्या हो गई। जो लोग घर में मौजूद थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी को देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल लेके नहीं गए, बल्कि एक दिल्ली के लोकल हॉस्पिटल में गए और वहां का गेट बंद था। और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी एम्स पहुंची और उन्हें वहां मृत्यु घोषित कर दिया गया। और 31 दिसंबर 1984 को आनंद फानंद में राजीव गांधी को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और वो 89 तक प्रधानमंत्री रहे। और 21 मई 1991 को 21 मई से 10 तारीख तक पीछे जाएंगे अगर आप, तो उस इलेक्शन कैंपेन में कोई राजीव गांधी की 7 से 8 सभाएं थी। उन 5 सभाओं में कोई उनके साथ था, लेकिन बाकी की 3 सभाओं में उनके साथ नहीं था। और राजीव गांधी को 21 मई 1951 को श्री पेरम्बदूर में जब वो सभा संबोधित करने जा रहे थे, तो ऐसा बताया जाता है कि तमिल टाइगर्स ने एक सुसाइड बॉम्बर के द्वारा उनकी हत्या कर दी। लेकिन यहाँ ये डेट की बात है इसलिए बताना चाहता हूं मैं। 21 मई को राजीव गांधी की हत्या होती है और मात्र 1 महीने के अंतराल में 21 मई से 21 जून को राजीव गांधी फाउंडेशन का निर्माण होता है। और वो राजीव गांधी फाउंडेशन आज भी मौजूद है। आज तक उस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन इससे ज्यादा आपको चौंकाने वाली बात लगेगी। 1997 में उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर है मुरादाबाद, जो पीतल के बर्तन बनाता है, ज्यादातर लोग उसको पीतल नगरी से जानते हैं। उस पीतल नगरी में एक साधारण से परिवार का आदमी जिनका नाम राजेंद्र वाड्रा था, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली के वो थे। राजेंद्र वाड्रा के बेटे से प्रियंका गांधी की शादी होती है 1997 में। 11 जून 2000 को एक युवा जो उस समय एयरफोर्स छोड़ के आए थे, बहुत ही ब्रिलियंट थे, देश के गृह मंत्री रह चुके थे, यंग थे, यंग तबकों में थे, संभावित तौर पे प्राइम मिनिस्टर के बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी थे। 5 बार 5 साल तक गृह मंत्री भी रहे। लेकिन वो गृह मंत्री दिल्ली से एक कार में निकलता है और जयपुर में उसकी कार का एक्सीडेंट होता है और वहां गहलोत की सरकार होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। आज तक राजेश पायलट की उस दुर्घटना का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, खत्म हो गई। लोगों ने बस मान लिया कि हाँ ऐसा हो गया होगा। 16 अप्रैल 2001 को प्रियंका गांधी की नंद और रॉबर्ट वाड्रा की बहन मिशेल वाड्रा दिल्ली में कार से एक अज्ञात महिला के साथ निकलती है और अलवर के पास एक छोटी सी तहसील है बिहोर, उस कार में आग लग जाती है और दोनों मर जाते हैं। आज तक कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। 30 सितंबर 2001 को इस देश का एक और बेहतरीन लीडर, किस पार्टी में थे ये विषय नहीं, बहुत मजबूत लीडर, और ये घटना शायद मुझे ज्यादा कचोटती है, तो उसमें 4 में से 3 हमारे मित्र थे, पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, बहुत मजबूत थे। माधवराव सिंधिया नया प्लेन लेके दिल्ली से उड़ते हैं और दिल्ली से बॉर्डर क्रॉस करते ही उत्तर प्रदेश में एक शहर है मैनपुरी, और उनके नए प्लेन में ब्लास्ट होता है और माधवराव सिंधिया की मौत हो जाती है। कोई कमीशन, कोई इंक्वायरी आज तक नहीं बची है। 2003 में प्रियंका गांधी के देवर रॉबर्ट वाड्रा के भाई रिचर्ड वाड्रा
ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टी और एक घराना, दिल्ली में जो लोग आज यहां से गए होंगे, एम्स से आगे एक छोटा सा मार्केट जो टिपिकल मिडिल क्लास के लिए मार्केट बना है, उस मार्केट का नाम है यूसुफ सराय। यूसुफ सराय के उस मार्केट में एक एक कमरे का कमरा है, जो लोग कहीं व्यापारी आते हैं, टिपिकल मिडिल क्लास से। रिचर्ड वाड्रा वहां पर सुसाइड की स्थिति में मरे पाए जाते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने की बात यह है कि उनके पिताजी राजेंद्र वाड्रा, जब ये सारी घटनाएं हुई तो देश के एक बहुत बड़े पत्रकार थे, वो अब नहीं है। वैचारिक तौर पे वो शायद राइट विंगर्स के साथ में नहीं थे, लेकिन अपने समय के बहुत महान, बहुत बड़े, जबरदस्त, हमको भी उनसे मिलने का मौका मिला। वो एक मैगजीन निकलती थी, बहुत कम लोगों ने समय तक वो मैगजीन रही, उसका नाम था आउटलुक मैगजीन। उसके वो संपादक थे और उनका नाम था विनोद मेहता। यानी वैचारिक किसी से उनका लेना देना हो, लेकिन उनका जब नाम आता था तो लोगों के मन में, पत्रकारिता जगत में बड़ी रिस्पेक्ट थी उनकी है। और वो ये माने जाते थे कि वो कांग्रेस के ज्यादा क्लोज है। तब भी उन्होंने राजेंद्र वाड्रा को अपने ऑफिस बुला करके उनका इंटरव्यू लिया, और वो आप आज ढूंढेंगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। और पूरा इंटरव्यू लेने के बाद उस इंटरव्यू की जो हेडलाइन थी, वो आपको, जितनी मैंने घटनाएं आपको बताई हैं, जो उसमें लिखा हुआ है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है, जिसके बारे में आज बहुत चर्चा खुले में हो रही है। अंग्रेजी में हेडिंग है, राजेंद्र वाड्रा कह रहे हैं, आई डोंट स्केयर्ड ऑफ एनी इटालियन माफिया। मैं किसी इटालियन माफिया से नहीं डरता हूं। और इस इंटरव्यू के 10 दिन के बाद राजेंद्र वाड्रा के गले में लोहे की चेन थी और वो पंखे से लटके मिले। क्या इन मौतों को आप एक कोइंसिडेंट मानते हैं? ये हो गया और इस देश पे कभी चर्चा नहीं हुई। एक देश की सबसे ताकतवर फैमिली में इतनी हत्याएं हो और हम सब लोगों ने उसको आगे बढ़ा दिया। और अभी जो पूरे देश में एक हाल बना हुआ है, खासतौर से एक आम नागरिकों ने आजकल सुना होगा, अमेरिका में डीप स्टेट है। ये डीप स्टेट क्या करती है? तो डीप स्टेट के ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो भारत को नहीं पता है। जिस सोरोस का नाम हम लेते हैं, चिल्ला चिल्ला के लेते हैं, पूरी दुनिया चिल्लाती है, पूरी दुनिया में वो यही सब खेल करता है। उसी सोरोस का एक अंग है जो डेमोक्रेसी की दुकान चलाता है। उस डेमोक्रेसी की दुकान की अध्यक्ष वो ये है 272। निष्कर्ष पे आप पहुंची, ये गंभीर मामला था जो आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने साक्ष्यों के साथ आपके सामने रखा कि हम उस स्थिति से निकल के आए हैं। ये मत समझिए कि सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बहुत आसान हो गया है। बहुत गहरी गहरी जड़ें हैं। उसको जब राजनीतिक चश्मे से देखते हैं हम लोग, तो हमको लगता है कि साहब ये कांग्रेस के विरोधी हैं या बीजेपी के सपोर्टर हैं। ये कोई इशू नहीं है। जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की तरह हम हैंडल करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कहां कहां कैसे कैसे लोग थे। और राजीव गांधी के हत्यारों पर इतनी मानवता उनको हुई कि राजीव गांधी उनके पति हो सकते हैं, ये वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट राजीव गांधी भारत देश के प्रधानमंत्री थे। इसलिए ये किसने इजाजत दी कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाकर के उन तमिल टाइगर्स के जो लोग पकड़े गए थे उनको आजाद करा दिया मानवता के नाम पर? ये किसी देश के चलने का तरीका लगता है या प्राइवेट लिमिटेड लगता है? तो आज मैं ये घटना मैंने इसलिए बताई आपको कि आज तो ये हुआ है, लेकिन इससे पहले क्या क्या हुआ, इसलिए मैंने कहा वो जो वंदे मातरम, जिसको उस समय के जितने भी
महान लोग थे जो राष्ट्र की बात करते थे, उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए भारत को क्या होना चाहिए, भारत में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो की। हमको कुछ नया एजेंडा नहीं चलाना है कि हमको आज से ये शुरू करना है, आज वो शुरू करना है। जो संसद में हुआ है, जो संविधान में है, मैं अभी भी उस संविधान की 50 चीजों से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, लेकिन जिस संविधान को बनाया गया, जो चीजें उसमें रखी गई, वो हटाई क्यों गई, मेरा प्रश्न ये है। उसका किसी कार्यपालिका से कोई लेना देना नहीं था, उनके हटाने से आपकी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में कोई लेना देना नहीं था। इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस 14 के बाद भारत में रामराज हो जाना चाहिए। रोज दो काम जो है, लोग इस देश के राजा को पकड़ा देते हैं, अब ये करो, वो जब तक करके उठता नहीं, फिर दो पकड़ा देते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। जो लोग 2 बच्चों के साथ रहने के बाद परिवार ढंग से चला नहीं पाते, वो भारत के राजा को रोज ज्ञान देते थे। आप जानते हैं मेरा एफिलिएशन अपनी जगह, मेरा एफिलिएशन किसी के साथ नहीं। ये पूरा सफर किसी पार्टी, किसी संगठन के लिए नहीं, ये पूरा सफर मैं सिविलाइजेशन की पुनर्स्थापना के एंगल से देखता हूं और उसी के लिए समर्पित है। इसलिए हम लोग सोचते हैं ये काम हो गया, बस चलो फिर अगला कोई काम। ये संविधान, ये पार्लियामेंट, इसमें रोज कानून बनते हैं, रोज टूटते हैं, रोज अमेंडमेंट होते हैं। कल ये संविधान नहीं रहेगा, हो सकता है कोई दूसरा संविधान आ जाए। ये बदलता रहेगा जब तक भारत है। जो नहीं बदलना चाहिए था, जो नहीं बदलेगा, हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए जब संविधान कंप्लीट हो गया, पूरा बन गया संविधान, तो उस संविधान में 2 लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आज अगर भीमराव अंबेडकर का नाम ले लो तो लोगों को लगता है जैसे कुछ लोगों के उनके ऊपर प्रॉपर्टी राइट है। भीमराव, आज मुझसे अगर आप पूछें, मैं हर मन से कहता हूं, आप जानते मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, ना मैं किसी को जानता हूं, लेकिन अगर किसी ने बड़ा काम किया, किसी ने सिविलाइजेशन के हिसाब से बड़ा काम किया है, तो मैं हर मन से उसका नाम लेता हूं। और इसलिए लेता हूं ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पता चले कि जिनके बारे में हम सिर्फ वो जो किताबों में कहीं लिख दिया गया है, जो बता दिया गया है, हमने ऐसी ही कुछ राय बना ली है। किताबों से अलग हट के भी बहुत बड़ी दुनिया है, और वो अपने समय में इतना बड़ा काम करके गए कि शायद आज की परिस्थिति में मुमकिन नहीं है। जो आज हम समझ रहे हैं कि मुमकिन है, आज की परिस्थिति में मुमकिन नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जब उस संविधान की पूरी तैयारी हो गई, वो संविधान पूरा बन गया, कंप्लीट हो गया, तो देखिए किसी के मन में अगर कोई बात आए और उसकी करने की इच्छा हो, तो वो उन्हीं परिस्थिति में कर सकता है। वो इस इंतजार में नहीं बैठेगा कि नहीं साहब जब तक 500 सीटें नहीं आएंगी तब तक तो मैं ये करूंगा नहीं। आपने वर्तमान में भी कुछ खेल ऐसा देखा कि जब सीटें नहीं थी तभी खेल हुआ। तो उस समय दोनों लोगों के बीच में मंत्रणा हुई और संविधान कंप्लीट होके आ गया। मेरे हाल प्रेस में जाना था, तो अंबेडकर ने ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कही कि इस संविधान के पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो सबने कहा कि इसमें इंडिया तो दिखता है, क्योंकि जो आपका संविधान है उसमें तमाम डिबेट हुई होंगी, लेकिन कुल मिलाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी था। उसमें कुछ ऊपर नीचे करने की होड़ मची हुई थी। उसी की पहली लाइन है। अब दोनों लोगों की इस बातचीत के बारे में सोचिए कि उन्होंने क्या सोचा। उसको जो भी, उनके पास भी समय नहीं होना चाहिए था, वो भी आगे बढ़ जाते, लेकिन 2 लोगों ने एक 10 या 15 मिनट की बातचीत में कितनी बड़ी चीज सोची उन्होंने, और ये समाज को नहीं पता। और उन्होंने कहीं से कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं कही। उन्होंने कहा इसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन संविधान तो इंडिया का है, इसमें भारत तो कहीं दिखता नहीं है। तब उन लोगों ने मंत्रणा की कि हम इस संविधान में हजारों लाखों साल पुरानी सनातन सभ्यता को कैसे स्थापित करते हैं,
क्योंकि उसमें कुछ बदला नहीं जा सकता था लेखा पढ़त में, तो उन्होंने उसके लिए भी कोई रोना धोना नहीं किया कि अब ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जो हजारों साल लाखों साल की जो हमारी सभ्यता है, उस सभ्यता के अलग अलग चिन्ह जो है, उसमें से हम हमारे आदर्श कौन होने चाहिए उस सभ्यता से चुनो। हमारे यहाँ स्टेट और से केंद्र में क्या रिश्ता होना चाहिए था, वहां से चुनो। हमारे शक्ति की क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ऐसे करके कुल मिलाकर के ये बात हुई। और बंगाल के अंदर एक जगह है शांति निकेतन, वहां एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनका नाम कम लोग जानते हैं, उनका नाम था नंदलाल बोस। उनसे संपर्क किया गया और उनको संविधान की कॉपी दी गई और कहा गया कि आप इसको पढ़ें और जितने 22-24 चैप्टर हैं उसके हिसाब से हमारी सभ्यता में क्या होता था, कैसे काम करते थे, क्या हमारे चित्र हो सकते हैं, क्या पिक्चर हमारे दिमाग में बन सकती है। और वो देने के बाद नंदलाल बोस के जो सबसे कम उम्र के उनके विद्यार्थी थे, उनका नाम था राम मनोहर सिन्हा और वो जबलपुर के रहने वाले थे। वो 2007 में उनकी मृत्यु हुई है। आप सबके मन में ये प्रश्न होगा कि मैं तो अंबेडकर से मिला नहीं, न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिला, मुझे ये जानकारी कहां से मिली है। राम मनोहर सिन्हा साहब जो नंदलाल बोस के साथ थे, 2007 में उनका देहांत हुआ। उनका बेटा विदेश में है, बड़ा काम कर रहे हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड करके गए। ये मुझे वहां से मिला और जब उसके अंदर ये देखा गया कि भाई क्या करना चाहिए, तो सोचिए कि कितने कम समय में कितना बड़ा काम वो हमारे लिए करके गए। और हमको बार बार ये जो हो गया ना, बापू फलाने ये वो, ये उनके उसमें नहीं था। इसलिए भारत के संविधान में कुल मिलाकर के 26 चित्र बने और 22 चित्रों को उसमें लिया गया। और वो जो बचे हुए राम मनोहर सिन्हा के उसमें 12 चित्र हैं, 6 चित्रों को जबलपुर के म्यूजियम में लगाया गया। अब आज तो लोग कहेंगे नहीं साहब ये हिंदूवादी संगठन है, कुछ भी कह सकते हैं आप। अब इन दोनों आदमियों के ऊपर तो आपकी कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन वो उस पार्टी में थे जिस पार्टी के लोगों को बहुत सारी बातों पर एतराज हो सकता है, लेकिन उन्होंने उस समय का सदुपयोग किया और फिर भारत के संविधान जो लिख चुका था उसमें हाथ से बनवाए हुए 22 चित्रों की जगह दी। और संविधान के पहले पृष्ठ पर जहां लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, उस संविधान के पहले पृष्ठ पर वाराणसी में जो ज्ञान व्यापी है, पहले तो कुछ लोगों की गलतफहमी यह है कि हम सुनी सुनाई बातों को कहते हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद। किस इतिहासकार ने बताया कि ज्ञान से मस्जिद का कोई संबंध है? ज्ञान शब्द हमारी परंपरा का है, ज्ञान बहुत पहले से है, मस्जिद बहुत बाद में आई है। ओरिजिनल नाम उसका ज्ञान व्यापी मंदिर है, लेकिन उन लोगों ने नैरेटिव चलाया कि ज्ञान व्यापी मस्जिद, ज्ञान व्यापी मस्जिद। खैर एनीवे, लेकिन उस ज्ञान व्यापी के सामने जो नंदी बैठा हुआ है, भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर उस नंदी की तस्वीर है। अब अगर संसद में भी उस संविधान को लेके कोई बैठेगा या हमारे आज की जनरेशन बैठेगी, तो उसके मन में ये सवाल आना चाहिए और पूछना चाहिए कि नंदी की तस्वीर यहां क्यों है? उसी संविधान के 5वें पृष्ठ पर मां सीता, लक्ष्मण और राम पुष्पक विमान से आए हैं, उनका चित्र है। आज जिन लोगों को लगता है, और ये जो काले कोट पहनने वाले महामूर्ख हैं जो ज्ञान बांटते हैं कि राम काल्पनिक है, इनकी भी मक्कारी खुलनी चाहिए, खुल रही है आजकल। मतलब अजीब अजीब टाइप के लोग हैं, क्योंकि समाज सुन लेता है सबकी। कोई गाली दे दो, कोई कुछ भी दे दो, हम रिएक्ट नहीं करते, तो लोगों ने हमको मूर्ख समझ रखा है। और लोग जरा जरा सी बात पे गर्दन काट देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी वैसे ही काम करती है। राम काल्पनिक है, ये पिटीशन एक्सेप्ट की और रामनवमी पे 10 दिन की छुट्टी दी, और फिर आगे कह रहे हैं कि राम पे चर्चा कर। उसी राम की तस्वीर है।
उसी संविधान में बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, उसी में छत्रपति शिवाजी हैं, उसी में सुभाष चंद्र बोस है। कौन नहीं है उसमें? मैंने इसलिए कहा कि उस समय कहीं कोई आरएसएस को या आप कह दें कि साहब ये तो इनके दबाव हो गए, ये तो बेचारे वहां थे नहीं, इनकी दूर दूर तक एंट्री नहीं थी। लेकिन तब भी वो ये इतना बड़ा काम करके गए, तो वो जो आजकल घूम रहे हैं ऐसे करके संविधान बदल देंगे। लेकिन इंटेलेक्चुअली आप जब तक किसी को काउंटर नहीं करेंगे, फैक्ट पे काउंटर नहीं करेंगे, तो ऐसे आलू से सोना बनाने वाली कई मशीनें पैदा होंगी। आप भाषा की मर्यादा के साथ, तथ्यों के साथ चौराहे पे बात बोलिए, कुछ दिन बाद उनको समझ में आ जाएगा तो लोगों को हकीकत पता है। हम बोलते नहीं है तो वो कुछ भी करता रहता है। कोई गाली नहीं कैसे चला जाता है कि आपको प्रतिकार शब्दों से करना चाहिए। आपके पिता को, आपको मां को कोई गाली दे तो आपको बुरा लगता है, लेकिन आपके राष्ट्र को गाली दे, आपकी पहचान को गाली दे, आपकी आस्थाओं को गाली दे, तो क्यों नहीं चोट लगती आपको? ये कहना बंद कर दीजिए कि सारे धर्म बराबर हैं। ये पता नहीं कौन सी खिचड़ी बनी थी जिसमें बताया गया कि सारे धर्म बराबर हैं। सिवाय झूठ बोलने के अलावा और अपने सामने वाले को खुश करने के अलावा हम कुछ और नहीं करते हैं। हम हैं, हमें ऐसा ही स्वीकारो, नहीं स्वीकारते तो गेट लॉस्ट। हम तुम्हारे कारण कपड़े बदले, तुम्हारे कारण आस्था छोड़े, लेकिन भाईजान तुम तो खुशी नहीं हो रहे। हमने सब कुछ कर दिया तब भी खुश नहीं हो रहे। ये भाईजान खुश नहीं हो, सुबह उठ के 4 जूते और शाम को सोते हुए 4 जूते मारेंगे। मैं ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल सेंस में कह रहा हूं और आपको सत्य साबित कर दूंगा। आप जितना किसी की गलत बात को सुनते हैं, अपीस करते हैं, उसको लगने लगता है कि ये आदमी कमजोर है। इसलिए पहली ही बात में प्रतिकार करिए, शब्दों से करिए, हाथ पाई की जरूरत नहीं है। हम शब्दों से भी नहीं करते। इसलिए कैसे कैसे काम इस देश की संसद में हुए हैं जो कोई बात ही नहीं कर रहा है। संसद की लाइव कार्रवाई आ रही है, आप उसे देखने नहीं चाहते। आपने अंग्रेजी का अखबार पढ़ लिया, बस खत्म कहानी। वोट का समय आया तो 2 दिन क्यों वेस्ट करना है, मनाली चले जाओ। हमने एकदम जिसे कहते हैं पता नहीं किस इल्यूजन में हम रह रहे हैं। और हम दुनिया में ऐसे लोग हैं, रोज सुबह से लेकर शाम तक 10 घटनाएं ऐसी होती है कि लोग आपके अस्तित्व को सुबह शाम चैलेंज कर रहे हैं और प्रैक्टिकल करके जमीन पे दिखा रहे हैं। लेकिन आपको चिंता नहीं, आप खुश हैं, मेरा घर 5 कमरे, मेरा बच्चा, बेटा अमेरिका में, बेटी की शादी होगी, और फिर क्या है? ज्यादा कुछ हुआ तो मकान बदल लेंगे, ज्यादा कुछ हुआ तो शहर बदल लेंगे, नहीं कुछ हुआ तो अमेरिका चले जाएंगे। अब भाईजान ने वहां भी बता दिया वहां क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है। जो लोग अपनी जड़ को एक बार छोड़ देते हैं उनको जमीन कम पड़ जाती है। आपने हम सबने अपनी जड़ों को छोड़ दिया। हम एक तथाकथित आधुनिकता क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस आधुनिकता यार। हम इतने अंदर से कमजोर हो गए हैं। मैं भी कुछ युवा आए थे तो उनसे भी बात कर रहा था। अगर पिता रिक्शा चलाता है तो हम कितने लोग हैं कि अपने दोस्तों से कहें कि मेरे फादर रिक्शा चलाते हैं। कहीं हमारी इज्जत कम ना हो जाए तो पिता रिक्शा चलाता है तो उसको मिलवाएंगे नहीं घर में आने वाले मेहमान से। मां बर्तन धोती है तो चर्चा नहीं, बर्तन धोने वाली मां भी मां ही है। आप उसके आर्थिक रूप से अगर पिताजी है, वो क्या है, एमपी, बड़ी सी तस्वीर लगाते हैं और 10 बार बताते हैं। वही एमपी रिक्शा चलाने लगे तो घर में तस्वीर उठा के रख देंगे। इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर भर गया है, एहसास कमतरी, कुंठा भर दी गई है। हम अपने होने पे प्राउड ही नहीं करते। बड़ी गाड़ी नहीं है तो हम थोड़ा सा शर्माए रहते हैं, और जब हमको जरूरत पड़ती है तो राम की कथा 4 करोड़ देकर के बुलवा के कर लेते हैं, और वो राम की कथा में मौला मौला अली अली भी करता है और आप सुनते हैं। वो जो बच्चे जिनको आप दिन भर ज्ञान दे रहे हो, कहना आप क्या बात कर रहे हो,
ये इतना बड़ा कथाकार है, इसको कोई CIA पैसा नहीं दे रही, हम दे रहे हैं। और पूरी राम की कथा के अंदर वो कहां तक ले जाता है। उसके क्या स्वार्थ है? उनका स्वार्थ राष्ट्र का स्वार्थ नहीं है। हमें दम है खड़े होकर कह के सुनिए पंडित जी, आपको कथा के लिए बुलाया है, आपने जितने पैसे मांगे वो भी हमने दिए, लेकिन राम की कथा सुनाओ, राम के सही चरित्र का चित्रण करो। ये मौला और अली कहां से घुस गए इसमें? हम नहीं, आज सबको चलने दो। यही बीमारी से अलग अलग जने क्या क्या लोग पक रहे हैं, बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं, अद्भुत अद्भुत कहानी ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सच बोलें और जोर से बोलें। 2011 से कोई 1000 से ज्यादा सभाएं निकल चुका। भाईजानों ने कभी किसी की अहमदाबाद में पर्ची निकल आती है। अच्छा, मैंने कहा भाई ये पहले भाईजान जो पर्ची निकाल के मारते हैं। मैं इस बात को मानता हूं, आप सब मानते होंगे, मैं कॉन्शियसली मानता हूं, मृत्यु निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। उसका समय, उसकी जगह निश्चित है। जब मृत्यु आएगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और सनातनी हिंदू जब मृत्यु निश्चित है तो मरने से डर क्यों रहे? मर मर के जीने से अच्छा है मर जाओ, और जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। इसलिए कोई दुनिया की ताकत में यहां वहां बहुत सारा भी भारत सरकार का अपना फैसला है, मैंने उसमें कोई दखल नहीं दिया, लेकिन 11 से लेकर के आज 25 हो गई है, कोई 6 महीने पहले सरकार को ये लगता है, मैं सरकार में किसी आदमी को नहीं जानता, सरकार को लगता है कि शायद कुछ ज्यादा गड़बड़ है, तो उन्होंने मुझे राउंड द क्लॉक PSO दे रखा है। मैं सिर्फ आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि इस संविधान के अंदर इतनी कहानियां हुई, इतनी चीजें हुई, आज तक हमने वो पढ़ी नहीं, लेकिन इस देश में कैसा कैसा ये देश चल रहा था उसको समझा पाऊं तो शायद आपको लगेगा कि हाँ यार, स्थिति कोई बहुत आसान नहीं थी। सिर्फ किसी को चुनाव जिता दिया, उसको 500 350 वोट दे दिए और आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ हो जाएगा। इस घटना से आपका ये कोई नहीं पता है भारत में, इस घटना के बारे में किसी ने, क्योंकि ऐसी चीजों का इंटरेस्ट है नहीं हमारे लोगों को, हमारे मीडिया को भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं उस धरती को जहां मेरा जन्म हुआ। बताया गया मेरे इंट्रोडक्शन में कि मेरा जन्म अलीगढ़ में हुआ है। मेरा जन्म अलीगढ़ में नहीं हुआ है, मेरा जन्म वहां हुआ है जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ है, और उस जगह का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसलिए मैंने, आपने किसी भाईजान को सड़क पे देखा होगा, मैंने जिंदगी में रोजा, नमाज, कलमा सब कुछ पढ़ा है और उन्होंने मुझे पढ़ा दिया है। वो पढ़ के भूल गए हैं, मुझे याद है, अब परेशान है उससे। मैं कोई बात बिना टैग के करता ही नहीं हूं, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, कितनी छोटी बात हो। इसलिए एक घटना सुनाता हूं, इसलिए मैं कभी कभी एज एन इंडिविजुअल सोचता हूं कि हम शायद बहुत जल्दी में हैं, बहुत जल्दी में। इस घटना से आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत चल कैसे रहा था। और ये घटना है 27 दिसंबर 1963 की। ये डेट भी किसी को नहीं पता होगी, इसलिए ये मत मानिए कि मैं कोई आपके बौद्धिक उसमें सवाल था, लेकिन ये घटना किसी को पता ही नहीं है। और इस घटना से पता चलता है कि देश चल कैसे रहा था। जम्मू कश्मीर का नाम सुना है आप लोगों ने? जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में, जम्मू को छोड़ दे तो कश्मीर में एक जगह है, उस जगह का नाम है हजरत बल। सुना है ना? हजरत बल का मतलब समझते हैं?
हजरत बल का मतलब है प्रॉफिट मोहम्मद साहब का बाल, राइट? और कमाल का बाल है वो बाल 105 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी बिल्डिंग में रखा है विशेष बात। बाल है, कहां का है किसी को क्या पता, बाल है और कितना विशेष बाल है कि अब इसकी लंबाई से तो लगता है 105 मीटर लंबी बिल्डिंग में रखा है तो कोई मखसूस किस्म का ही हो, और उसे उस जगह को मुए मुकद्दस कहते हैं, पवित्र जगह। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग में रखने के बाद भी 27 दिसंबर 1963 को ये बाल गायब हो गया, और इतना भयानक गायब हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में हालात खराब हुए। बंगाल में लोगों ने दंगा किया, जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। देश के उस समय के सबसे विजनरी प्रधानमंत्री, जिनकी विजन एडवीना से आगे नहीं गई कभी, उन्होंने रात के 1 बजे देश के सीबीआई के चीफ मिस्टर मौलिक को टेलीफोन किया और उस टेलीफोन में कहा कि मौलिक इमीडिएटली चार्टर्ड प्लेन लो, कश्मीर जाओ और किसी भी कीमत पे बाल ढूंढो। मौलिक साहब ने वो चार्टर्ड प्लेन लिया, वो कश्मीर पहुंच गए, उतर गए, तो वहां तमाम नेता वेता सब मिले। तो उन्होंने कहा कि मुझे देश के प्रधानमंत्री ने भेजा है कि वो बाल ढूंढना है, आप लोग मेरी मदद करें। और बाल ढूंढने लगे, और ताज्जुब की बात है 2 दिन पूरे कश्मीर को, मतलब वो कैसे लोग होंगे, मैं आज सोचता हूँ जिस कश्मीर ने 1964 को 3-4 दिन में बाल ढूंढ लिया, उस कश्मीर में 2500 सनातनी हिंदू पंडितों के हत्यारे नहीं ढूंढ पाए, आज तक नहीं मिले। और कुल मिलाकर के 3-4 दिन के बाद वहां लंबी लंबी गाड़ियों वालों ने बाल ढूंढ लिया और मौलिक साहब को बाल दिया। तो मौलिक साहब ने कहा कि भाई ये बाल तो है, लेकिन ये सच में मोहम्मद साहब का है। तो उन्होंने कहा कि देखिए फिलहाल आप रख लीजिए यही, और बाल मिल गया और बाल वहां रखा गया, और उस बाल से कई राजनीतिक दल पैदा भी हो गए, कुछ लोगों की नेतागिरी हो गई, कोई नया प्रधानमंत्री बन गया, और कुल मिलाकर के वो बाल मिल गया। मैं वहां से सीखे, हमारा बौद्धिक और हमारी मार्केट में बोली क्या लग रही है, ये सोच के हमको शर्म नहीं आती। हम अमेरिका में हैं, 2 घर वहां हैं, 5 घर यहाँ हैं, 2 गाड़ियां हैं, कोई पड़ोसी बेचारा आपसे कहते हैं कि आपकी शर्ट खराब है, तो पूरे घर का ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी इंसल्ट हो गई। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में आपका इतिहास जब लिखा जाएगा तो इस देश में चवन्नी छाप नेता, कोई चावल फ्री, कोई दाल फ्री, कोई चीनी फ्री, कोई कुछ, ऐसा लग रहा है कि हम भूखे नंगे घूम रहे हैं सड़कों और हमारी ही बोली लग रही है। न भाईजान की कोई बोली लगा रहा, न क्रिश्चियन की लगा रहा, न बौद्ध की लगा रहा, न सिख की लगा रहा, और हम बिकने के लिए तैयार हैं। एक आया था पढ़ा लिखा दिल्ली में, आपने भेजा के बाद वो पंजाब में वहां की महिलाओं को कह रहा है मैं 1 साड़ी दूंगा, जैसे इतनी साड़ी के लिए बैठी हुई है। मतलब हम हमारी हैसियत को समझो ना, जब इस बात को दुनिया देखेगी, लिखेगी उस दौर में, तो क्या लिखेगी हमारे बारे में कि आचार्य चाणक्य के वंशज थे या चाचा के वंशज थे, किसके वंशज थे? हम कितने, एक मैं सीरियस बात है, लेकिन उसको लाइटर टोन में इसलिए कह रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। हम वहां से चले बिना जाने, जिस बात को जानते नहीं उसमें भी। अभी जब मैं निकल के आया हूं तो एक बड़ी खुशी की बात यह है कि पता नहीं आपने लेटेस्ट खबर देखी है कि नहीं देखी है, एक देश है
जिसका नाम है इजराइल, है ना? आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। इजराइल की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? एज पर टुडेज सेंसस 95 लाख, नॉट इवन 1 करोड़, नॉट इवन 1 करोड़। एक पागल शैतान मुल्क है जिसका नाम है ईरान। 95 लाख पॉपुलेशन है और हम बताया जाता है कि 140 करोड़ हैं, जिसमें सनातनी हिंदू 84 करोड़। हमारी बिल और उनकी बिल देखिए, वो भी वही खाना खाते हैं, हम भी वही खाना खाते हैं। 95 लाख की पॉपुलेशन का देश पिछले 22 घंटे से ईरान में उन्होंने इतना जो है बारूद डाला है कि सारी नस्लें बारूद खाते हुए पैदा हो गई है। कितना मारा उन्होंने कहा, यहां नहीं उनका यही मारे। 9 तो उनके न्यूक्लियर ठिकानों को उड़ाया है, लेकिन किसी इजरायली ने यह नहीं पूछा कि युद्ध विराम कर दो, आटा महंगा हो जाएगा। नेशन की बिल अगर राजा के साथ खड़ी हो तो आप भी इजराइल बन सकते हैं। और बहुत लंबे कालखंड के बाद, मैं उसको समग्रता में नहीं कह रहा, लेकिन उसका हल्का हल्का समय आपको एहसास कराने के लिए कह रहा हूं। पाकिस्तान आप लोग गए नहीं है, मैंने जहां पाकिस्तान बना वहां पैदा हुआ और फिर वहां के एक प्राइवेट चैनल का नौकरी करता था, तो मुझे जाने आने की इजाजत थी। पूरे पाकिस्तान की दुकान यूपी के बराबर है और उनको पाकिस्तान चलाने के लिए सेना, सरकार, क्या क्या चाहिए। टोटल 24 करोड़ की पॉपुलेशन है। आप बदले तो दुनिया को समझ में आया कि आप कौन है। आप ही नहीं बदलते, आप ही को बदलना था। उसके लिए सरकार से कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए था। आप जब चुनाव लड़ाते हैं, यार ये मेरा ब्राह्मण है, ये मेरा ठाकुर है, मेरा यादव है, आप इससे ऊपर नहीं निकले हैं। 24 करोड़ की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, ना सेना है ना बख्तरबंद गाड़ियां हैं, अकेला लट लेके चला है। पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ पॉपुलेशन के लिए पूरी सेना, पुलिस, चले क्या क्या है, तब भी नहीं चल पा रहा। बिल चाहिए। रोज रोज उन सवालों को मत उठाइए जिससे पूरी दुनिया में मैसेज गलत चले। हम अपने घर में खाने की कमी होती है तो चिल्ला चिल्ला के बताते हैं पड़ोसी को कि आज हमारे यहां खाना नहीं बना है। कहीं भी नहीं कहते। अगर कोई कमी है, कुछ बात है, तो उसे बात में करना ना भाई। एक आदमी युद्ध में गिरफ्त है, आप सवाल उठा जानते आप कुछ नहीं। ये हो कि आपकी बड़ी नॉलेज है, आप बहुत इनसाइट जानते हैं, वो भी नहीं। लेकिन हर आदमी ज्ञान दिए जा रहे हैं। ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। शाम को पता चले आटा महंगा हो गया तो सारी ज्ञान बंद हो जाएगा। तो आपकी दिल के कारण ही एक शब्द है जंग। हम सब कहते हैं, यहां भी जो कंडक्ट कर रहे थे उन्होंने कहा हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पुष्पेंद्र जी का। हमारे पास हृदय है तो फिर तहे दिल से क्यों करते हैं। छोटे शब्द कैसे कहां ले जाते हैं और वो पूरी आपकी पर्सनालिटी को बताते हैं। इसलिए जंग शब्द, मैं तो जहां पैदा हुआ वहां कंपल्सरी थी चीजें, इसलिए मुझे अच्छे से पता है। जंग का मतलब समझते हैं। जंगे बदर सुनी है आपने, जो इस्लाम की सबसे बड़ी लड़ाई थी। उसमें क्या हुआ था? हमारे यहाँ महाभारत की बातें तो बहुत होती हैं। हम महाभारत को मानने वाले लोग हैं, हम उससे कहीं पीछे नहीं जाते। हमने बदली हुई परिस्थितियों में भी अपनी बात को बदला नहीं। ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन ये ठीक नहीं है।
शब्द आता है, इश्क और जंग में सब जायज है। हम कहते हैं, बड़े जो नए नए शायर हैं हिंदू को जरूर कहते हैं बात। तो जंग में और इश्क में सबको जस्टिफाई है, राइट। अब इस शब्द की संधि विच्छेद करने के बाद पीछे आइए, तब आपको पता चलेगा कि जंग में 26 सनातनी हिंदुओं की पहचान देख करके उनकी हत्या करना भी जायज है, महिलाओं का रेप करना भी जायज है। जो बांग्लादेश के युद्ध में पाकिस्तानी सेना, किताब लिखी है उसमें, मैं नहीं कह रहा, और पाकिस्तानी सेना ने वहां जो बंगाली महिलाएं थी, खासतौर से हिंदू महिलाएं थी, उनका मांस रेप किया है। और फिर उसको उस किताब में उस कर्नल ने लिखा है कि ये कहते हुए हमने रेप किया ताकि आने वाली नस्लें सही हो जाएं। नस्लें सुधारने के लिए उन्होंने हिंदू महिलाओं का रेप, मांस रेप किया। तो ये सब उस जंग के अंग हैं जिसमें रेप भी है, मर्डर भी है, धोखा भी है, जो भी कुछ कह लीजिए। लेकिन हम वहां खड़े रहे जहां महाभारत की बात आती है। तो आप जब युद्ध में हो, किसी सामने वाले से लड़ रहे हो, तो आपकी रणनीति अपने शत्रु के हिसाब से बनेगी कि नहीं बनेगी। शत्रु क्या करता है उस हिसाब से आप तय करेंगे कि आप जो करते हैं उस हिसाब से तय करेंगे। आप जो करते हैं करिए। तो 1971 में कोई पाकिस्तान सेना के 93,000 सैनिक हमने सरेंडर कराए। 89 की पिस्टल लेकर के उसको बैठाया, सब कुछ छीन लिया हमने उसका। लेकिन उसके बावजूद भी ये वायरस था हमारे अंदर कि हम महाभारत के युद्ध के नियमों को आज भी मानते थे। महाभारत के युद्ध के नियम क्या थे कि सूरज सुबह निकलेगा, उद्घोष होगा और फिर आपका युद्ध शुरू होगा, और शाम को जब सूरज छुप जाएगा तो युद्ध बंद हो जाएगा। फिर इधर के लोग उधर जाएंगे, उधर के लोग इधर आएंगे और एक दूसरे की मरहम पट्टी करेंगे और फिर सुबह युद्ध होगा। तो युद्ध के नियम होते हैं, इसलिए ये शब्द किसी और भाषा में नहीं है, सिर्फ सनातनियों की भाषा में है। युद्ध विराम, युद्ध के साथ विराम शब्द हमारी भाषा में है, क्योंकि हम युद्ध को विराम देते हैं कि भाई युद्ध हमारा किसी इशू पर है, व्यक्ति विशेष से नहीं है। आज भी यूएनओ की जो चार्टर है उसमें आर्मी के लिए कहा गया है कि अगर दो देशों के बीच में वॉर हो गई हो और अगर इस देश का कोई सैनिक उस देश में रह जाए तो वो सैनिक के साथ आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंडिविजुअल कुछ नहीं है। आपको ये कुछ नहीं कर सकते। हम उस महाभारत वाले काल में खड़े हुए थे, इसलिए हमने 93 पाकिस्तानी सैनिकों को बिना उनसे किसी किस्म का 2 महीने तक उन्हें खाना खिलाया। और उस जमाने कोई स्थिति ऐसी थी कि हमारे पास से वो लाल रंग का गेहूं आता था, बताया जाता है कि वहां उनके सुअर खाते थे। तब भी हमने किसी को छुआ नहीं, नाखून तक नहीं काटा और सबको हमने वापस कर दिया। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो जंग करता है, जो इस्लामिक जंग बदर से अपने आप को कनेक्ट करता है, हमारा एक फौजी गलती से उधर चला गया, रह गया ये। उन्होंने उसको पकड़ा और सौरभ कालिया की दोनों आंखें निकाल करके हमें वापस कर दिया। तो जब आप जंग करने वालों से लड़ रहे हो तो आपको नियम बदलना है, फिर आप युद्ध के अंदाज में नहीं लड़ सकते। लोगों को कम पता होगा, कुछ बातें चिल्ला चिल्ला के नहीं होती, बिना चिल्लाए भी हो जाती हैं। समझना आपको है, राजा खड़े होकर के इंडिया गेट से नहीं बताएगा कि आज से ये नियम बदल गया है, ये हुआ क्या है और हो गया है तो बस इसके आगे कुछ करने नहीं है। और फिर राजा की इतनी तारीफ करनी है कि राजा उस कदम से पीछे ना हटे, इतने ही करना। इसलिए वर्तमान दौर में एक डेट है, अभी बनारस में मैंने वहां से शुरुआत की है। मैंने बहुत सोचा कि इस घटना को जरूर कनेक्ट करना चाहिए। 9 मार्च 2022, ये डेट किसी को याद है? कहीं आपके जहन में आती है कि ये डेट क्या है?
9 मार्च 2022 को एक घटना घटी थी इस देश में। मुश्किल से 15-20 मिनट की इस घटना ने, लोगों ने उसको सुना नहीं सुना, मेरे यहां अटक गई है। तो 9 मार्च 2022 को दिल्ली के पास हरियाणा में एक जगह है अंबाला, राइट। मैंने अब तक साइंस में यही पढ़ा था कि किसी भी वैक्सीन को बनाने से पहले उसका एक्सपेरिमेंट चूहों पे करते हैं, जानवरों पे करते हैं। 9 मार्च 2022 को अंबाला के पास, जहां हमारी ब्रह्मोस रखी हुई है, एक ब्रह्मोस का बटन दब गया। 4 मिनट 33 सेकेंड में वो पाकिस्तान में जाके पड़ गई। पूरे देश में, दुनिया में बवाला हुआ। भारत ने बहुत स्विफ्टली कहा कि एयरमैन की गलती से बटन दबा था, इसलिए हम अपॉलॉजी चाहते हैं। अपॉलॉजी हमने मांग ली, एयरमैन को सस्पेंड कर दिया, एयरमैन फिर वापस आ गया। अभी पता चला कि ये टेस्टिंग थी। तो रियल टाइम आपने जिस राजा को चुना है वो रियल टाइम टेस्ट करता है। ये नहीं घर में बटन दबा और पता चला कहां जाएगी, क्या करेगी। और उसी ब्रह्मोस के कारण, जिसे नाम तो दिया गया है क्योंकि वो वहां एक नदी है रशा में और हमारे उसके बीच में एक मिला जुला नाम है, लेकिन इस ब्रह्मोस से मुझे महाभारत का ब्रह्मास्त्र याद आता है। तो मैं इसको ब्रह्मोस का ब्रह्मास्त्र ज्यादा कहता हूँ। और ये हुआ, वो चले गए मार पीट के 26-25 लोगों को। तो इस घटना ने पिछले 70 साल से मूर्खों द्वारा बनाई एक पॉलिसी को सेकंडों में समाप्त कर दिया कि भारत अब पहले हमला नहीं करेगा। इस घटना ने ये कहा कि भारत पहले करेगा, अपने हिसाब से करेगा, और कहां करेगा तुमको बता के नहीं करेगा। तो ये जो पॉलिसी थी ना फर्स्ट अटैक वाली, ये समाप्त हो गई है। इसलिए भाईजान परेशान है। तो नेशन की विल कैसे बदलती है? जब आप बदलते हैं। इसलिए कितने सवाल पूछे, रोज सवाल पूछ रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे होते तो मेरा सवाल होता, वो किस पार्टी का है, किस पार्टी का नहीं। आई एम नॉट बॉदर। पार्टी सब दुकानें हैं, ये बनेगी, टूट जाएगी, वो इसमें आ गए, वो इसमें आ गए, उससे क्या पड़ता। नेशन के तौर पे 84 करोड़ सनातनी एक ही है, वो किसी पार्टी का उससे ज्यादा नहीं देखते। ठीक है, पॉलिटिकल झगड़ेबाजी होती है, लेकिन इजराइल ने ईरान के साथ अभी उनका युद्ध जारी है, सारे टेलीविजन भरे पड़े। इजराइल ने ईरान को सांस नहीं लेने देना। मैंने बताया कितनी सी पॉपुलेशन है, इतना सा देश है। विल होनी चाहिए पूरे राष्ट्र की। पूरी दुनिया में इजरायली जहां भी एक भी होता है, अभी पिछले दिनों जब हो रहा था युद्ध, जो भी जहां इजरायली था, वो बीजेपी का था और कांग्रेस का था और इसका इसमें नहीं उसने पूछा। जो भी वहां था दुनिया में, उसने अपना बैग उठाया और सीधा इजराइल पहुंचा। ये नेशन का कैरेक्टर होता है। और हमारे यहां युद्ध हो जाए तो डेस्टिनेशन ढूंढते कहां जाए। इसको बदलिए। आप सिर्फ एक गिनती नहीं है, आप अपने होने का एहसास कराइए दुनिया को कि आप 2 रुपए किलो चावल में बिकते होंगे, लेकिन आप चलते फिरते एटम बम हैं। अपनी उस शक्ति को पहचानिए। हमने अपने आप को इतना सस्ता कर लिया है कि जो चाहता है वो हमको गाली देकर निकल जाता है। जिनकी औकात नहीं है जो हमसे आंख मिला सके, वो हमको नजरों से गिरा रहे हैं। और हम उनसे अनुमोदन चाहते हैं कि जब तक ये हमें सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तब तक तो हम सेकुलर हो नहीं सकते। इसलिए सेकुलरिज्म को लेकर के आप में भ्रम में बाकी किसी में नहीं है। इस राष्ट्र के रूप में जो आपके मुद्दे हैं पॉलिटिकल, वो इतने छोटे और बौने हैं कि मुझे समझ नहीं आता यार, कैसे ही मुद्दे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं भाई। और फिर ऐसे ही बौने लोग पार्टियों में आते हैं, वो भी सोचते हैं यहीं तक रखो, इनको क्यों बताओ। हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सारे इंस्टीट्यूशन जो है
जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वही काम कर रहे हैं, जो उनका काम है वो नहीं कर रहे, उसको छोड़ के सब कर रहे हैं। आने वाली नस्लों को जो आज इस संचार क्रांति में पैदा हुई है, उसको कैसे बताएंगे कि शंकराचार्य हमारे यहाँ 4 होते हैं। शंकराचार्य क्यों 4 होते हैं वो नहीं बता रहे, लेकिन शंकराचार्य तो 12 है। ये इस पार्टी का शंकराचार्य है, उस पार्टी का शंकराचार्य है। 2 शंकराचार्य कोर्ट में एक दूसरे से फैसला करा रहे हैं, जबकि कोर्ट को शंकराचार्य के पास आना चाहिए था, लेकिन शंकराचार्य कोर्ट के पास जा रहे हैं। हम सरकारों से रोज ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, हम रोज भीख मांग रहे हैं। सरकार कितने लोग चलाते हैं? पूरा सिस्टम देश का 10 करोड़ 20 करोड़ लोग चलाते होंगे। सरकार के जितने भी अंग हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, प्रधानमंत्री हो, पुलिस हो, सेना हो, जितने भी अंग इस देश को चलाते हैं, सब तनख्वाह लेके चलाते हैं। एक भी अंग ऐसा नहीं है जो बिना तनख्वाह के चलाते। जितने भी इंस्ट्रूमेंट इस नेशन को, देश को चलाते हैं, सब तनख्वाह पे हैं और रिटायर होने के बाद पेंशन भी देते हैं। देश और राष्ट्र में ऐसा मिक्सचर कर दिया है कि हम अपनी आत्मा को भूल गए हैं। देश में और राष्ट्र में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार के जितने अंग हैं वो बदलते रहते हैं, कभी कोई आ गया, कभी कोई चला गया, कभी संविधान में अमेंडमेंट हो गया, कभी ये नया लॉ बन गया, कोई आईपीसी आ गई, ये सब चलता रहेगा। रोज बदलते हैं देश के जितने भी अंग हैं, कुछ ना कुछ उसमें होता रहता है। तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र की परिभाषा क्या है? राष्ट्र को कौन चलाता है? राष्ट्र चलता है आपकी मान्यताओं से, परंपराओं से, आस्थाओं से चलता है। अगर इन मान्यताओं और परंपराओं में कहीं कोई डिबेट है तो उसका सर्वोच्च पद है शंकराचार्य। लेकिन दुनिया के पहले एकमात्र ऐसे नेशन हैं कि हम सब लोग सरकारों की तरफ मुंह देख रहे हैं, जबकि होता दुनिया में यह है कि राष्ट्र के पास सरकारें आती हैं, यानी राष्ट्र मींस जो आपका मत है, आपकी गिनती है, उसके पास आती है और उससे पूछती है हम ये करें या ना करें। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हम यादव हैं, बनिया हैं, ठाकुर हैं, अगड़ा हैं, बिछड़ा हैं, सब कुछ हैं, हिंदू नहीं है। इसलिए उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं। आपको रियल इशू बताने नहीं चाहते, वो बताना नहीं चाहते, आपकी सारी संस्थाएं कंप्रोमाइज हो गई है। हर एक को लगता है कि जब तक सत्ता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक जीवन नहीं कटेगा। मैं कहता हूं आपके आशीर्वाद के बगैर कोई सत्ता नहीं चल सकती। इसलिए हम उल्टी गंगा चल रही है हमारे यहां। मंदिर सरकार बनाए, सरकार ये भी करे, वो भी करे, सब कुछ करे। इसलिए मैं कभी इस हक में नहीं रहा। सरकार का जो काम था वो सरकार तक करना चाहिए था। ये जो हिंदू सनातनी रोज कहते हैं ना, सरकार को इस पे कानून बना देना चाहिए, सरकार को उस पे कानून बना देना चाहिए। जो कानून संसद में आपके खिलाफ बने उसका तो आपको पता नहीं, क्योंकि आपको क्या लेना देना है? सब्जी सस्ती हो गई है, दाल सस्ती हो गई है, चावल बिक रहा है, बिजली फ्री हो गई है। इससे आगे हमारी बात आगे जाती नहीं है। दुनिया में अमेरिका तक की हम बातचीत करते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं कि भारत में कैसे इन दलाल नेताओं ने और सत्ताओं ने मिल करके बिना आपकी आज्ञा के ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं जो आपको पता नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि हम एक नई सरकार लाएंगे, फिर हम इतने सारे एमपी जिताएंगे, फिर ये कानून हटेगा, लेकिन दूसरे हटने के बाद फिर बदल जाएगा। इसी संविधान के अंदर, इसी संसद के अंदर इतने कानून बने हैं, इतने कानून बने हैं कि आज की डेट में विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैं इस मन से कह रहा हूं कि सनातनी हिंदू भारत के संविधान के तहत 8वें दर्जे का नागरिक है। लेकिन ये चर्चा नहीं होती कि क्या करना है, शाम की जुगाड़ करो। सॉरी, कोई बाहर से आने वाला नहीं है। आप ही को यहां लड़ना है और लड़ते लड़ते हम सबको मारना है।
मेरी लड़ाई ये लड़ेगा, उनकी लड़ाई वो लड़ेगा, ये नहीं हो सकता। और भी लोग आपके साथ रह रहे, वो सत्ता पे भरोसे नहीं करते हैं। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि संसद में 300 लोग आ जाएंगे तब हम इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इंडिया इज इस्लामिक स्टेट। इसलिए जो नेताजी चले गए हैं, उन्होंने 4 सीटें जीत ली हैं। जो साइकिल पे गए थे मर्सिडीज में लौटेंगे, बस वहीं तक है हमारा। वो नेताजी मेरे रिश्तेदार हैं, वो मेरे जानने वाले हैं, बस फिर क्या है, हो गया ना, हमने अपना घर भर लिया, बाकी छोड़ो ना यार। हम राष्ट्र के रूप में कहां सोचते हैं? इसलिए झूठ 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 चल रहा है। किसी तरीके से शत्रु को उसकी जो एग्रेसिवनेस है उसे कम करने में लगे। शत्रु को खत्म करो, उसकी एग्रेसिवनेस क्यों कम करने में लगे कि इतना सेकुलर हो जाओ, उतना सेकुलर। चैप्टर ही क्लोज करो ना कि आधी बीमारी खत्म हो गया, तो नहीं होगा कहते कि ये कैंसर हो गया, नहीं आधा ठीक हो जाए फिर आधे की बात करेंगे। इसलिए कोई चीज न संसद की आपको अंदाजा है, आपसे मतलब मैं समग्रता में कह रहा हूं, उसका मतलब नहीं कि यहां जो लोग बैठे हैं वो नहीं पता होगा, लेकिन ये डिबेट क्यों नहीं होती भाई? ये चौराहों पे, गलियों पे, चाय खानों पे होनी चाहिए ना। रोज सुबह उठते हैं 4 कानून ये बन जाए, आज ये हो जाए, आज ये करना चाहिए, आज वो करना चाहिए। आप 5 साल में भाई 30 सेकंड के लिए सनातनी हिंदू नहीं होते और दिन भर हिंदू तो दूसरी बात करते हो यार। कब होते हैं आप हिंदू भाई? एक डर के कारण कि सामने शत्रु खड़ा है तो हिंदू हो जाओ। अब ब्राह्मण छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठाकुर छोड़ दो, बढ़िया छोड़ दो, मुझे ये पद मिल गया बस खत्म, बाहर में जाए, मुझे क्या लेना देना है बाप से। हम सब अपनी निजी दुकानें चला रहे हैं। अगर इतने ही आप ईमानदार होते, इतने ही हम ईमानदार होते, तो यहां जो अखबार पढ़ के इजराइल में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, अरे ये आपको शोभा नहीं देता इसलिए कि अमेरिका में क्या हो रहा है उसमें आपका क्या लेना देना है। आपके सोए होने की पराकाष्ठा है। आई स्टार्टेड माई कैरियर इन 89 में कश्यप ऋषि की धरती जहां पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई, वहां मुसलमानों ने मस्जिदों से कहीं छुपाया नहीं, क्या नारे लगाए, क्या कुरान को कोट किया और 2,500 से 3,000 कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार दिया। ये घटना इस देश को नहीं पता चली। एक आदमी को फिल्म बनानी पड़ी तो अच्छा वो कश्मीर में ऐसा हुआ था। ये हमारे सोने की पराकाष्ठा है। कश्मीर में हुआ, हमको क्या लेना देना यार, हमारे घर में बताओ बोलेंगे। हम कश्मीर फाइल बनेगी तो कश्मीर का पता चलेगा। वो हमारे दोस्त भी हैं, वो बंगाल फाइल आने वाली है। अब हम सब लोग बंगाल फाइल देखेंगे। हम क्या अपने ही भाई बहनों की हत्याओं और बलात्कार के बाद बनने वाली फिल्म देखने के लिए पैदा हुए क्या? दिल्ली फाइल ही बन रही है, केरल फाइल ही बन रही है। और जिनको आप समझते हैं कि वो पंचर जोड़ते हैं, जब ये नहीं था ना मोबाइल, आज से मैं 20-30 साल पुरानी बात कर रहा हूं, जब नहीं था तब भी उनको ये पता था फलस्तीन में क्या हो रहा है। सब्जी बेचने वाले को पता था कि इजराइल शैतान है और वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। सब्जी बेचने वाले बात करते थे, पंचर जोड़ने वाले बात करते थे, तब भी उनको पता था। आपको इस संचार क्रांति को जानना ही नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम किसकी तारीफ करें और किसके साथ खड़े हो, इतना डर गए हैं कि सच बोलने से डरते हैं। अब आप चाहते हैं कि एक राजा जिसका मेन काम सरकार चलाना, देश चलाना है, आप उससे चाहते हैं राष्ट्र भी चलाए और इतनी जल्दी चलाए ताकि हम ये भी अपने स्वार्थों को आगे रखते हैं कि इसने हमारी नहीं सुनी तो उसे 242 पर रोक दो। किसका नुकसान किया आपने? तो 5 साल में एक बार नहीं लगा कि यार हम सब कुछ हो सकते हैं। कुछ दिन इतने मूर्खों को सुना, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे को सुना। वो जो आए थे जहाज से उतर के आए थे, आपने उनको भी मान लिया। इस देश में तो एक प्रधानमंत्री ऐसे थे जो सो जाते थे।
इस देश में एक विदेश मंत्री ऐसे थे जो भारत का प्रतिनिधित्व करने यूएन में जाते थे। मैंने कहा कि अगर आप जब इससे कनेक्ट करेंगे तब आपको इंसल्ट फील होगी। मुझे इंसल्ट फील होती है, इसलिए घटना मुझे याद है, इसलिए मैं उसको बयान करता हूं। आपको पता चले कि आपके पिताजी कहीं गए हैं, आपकी शान है, वो आज वहां होगी, और कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे आपको खराब लगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं, हम उसको मजाक जोक समझ के छोड़ देते हैं। एक सिविलाइजेशन के रूप में अपने आप को देखिए, भारत 1947 में नहीं पैदा हुआ है। यूएन की मीटिंग में एक विदेश मंत्री कंटिन्यूअसली अपनी सीट पे ऐसे करके सोता, उसके